वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स बुक 1 का। इस चैप्टर को स्टार्ट करवाने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ई कैट के लिए ये चैप्टर अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप देखें 2014, 15, 16, 17 तकरीबन 18 इवन लास्ट ईयर इवन 2019 हर साल 2, 3, 3, 4, 5 क्वेश्चन तक एक चैप्टर में से आए हुए हैं। तो दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो आप इसको बहुत केयरफुली समझेंगे और इस चैप्टर में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं ई कैट के टेस्ट में पर्टिकुलरली। तो इसको स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में सबसे पहले हमने डेफिनेशन करनी मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स क्या होता है? आ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स की रेक्टेंगुलर अरे इनक्लोज इन अ पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स। अरे का मतलब होता है अरेंजमेंट। आपके पास कुछ नंबर्स हैं 1, 0 किसी भी तरह के नंबर्स हैं, अगर आप इनको इनक्लोज कर दें एक पेयर में स्क्वायर ब्रैकेट्स के तो ये कहलाता है मैट्रिक्स। अब वो अरे किसी भी तरह की हो सकती है 2, -5, 1, तो ये भी क्या है? अरे है, इनक्लोज्ड है पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स में, ये भी एक मैट्रिक्स है। इसी तरह से देखें 2, 5, 6, 0 ये भी एक मैट्रिक्स है। उसके बाद देखें 1, 3, 5, 0, 5, 2, 0, 0, 1 ये भी एक मैट्रिक्स है। और अगर आप किसी भी तरह की आप अरे बना लें 0, 1, 0 तो ये भी एक मैट्रिक्स है। तो ये आपके पास मैंने डेफिनेशन लिखी मैट्रिक्स की, उसकी कुछ मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं आपके सामने कि सारे मैट्रिक्स होते हैं। किसी भी तरह की रे ऑफ नंबर्स हो, अगर आप उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट्स के पेयर में बंद कर दें तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है? हम उसको कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक हो गया जी। इसके बाद हम पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है मैट्रिक्स को पढ़ने के लिए, मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। ऑर्डर क्या होता है? अरे का मतलब अरेंजमेंट होता है, और अरेंजमेंट दो तरह की होती है। एक ये अरेंजमेंट है हॉरिजॉन्टल, दूसरी रे अरेंजमेंट है वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है उसको रोज कहा जाता है, जो वर्टिकल अरेंजमेंट है उसको क्या कहा जाता है? कॉलम्स। तो याद रखिएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अगर किसी भी मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रोज हैं वो आप m कह लें उन्हें, और अगर आपके पास मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम है उन्हें आप n कह लें, तो तब जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो क्या होगा? m इंटू n। ये बात याद रखिएगा, रोज इंटू कॉलम्स किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। किसी भी मैट्रिक्स जो ऑर्डर होता है उसको m/n कहते हैं। देखते हैं क्या होता है। इधर देखें, इस मैट्रिक्स में 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर होगा 2/3। इस मैट्रिक्स में 1 रो है और कॉलम्स 3 हैं, तो इसका ऑर्डर 1/3 होगा। इस मैट्रिक्स में 2 रोज 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर 2/2 होगा। इस मैट्रिक्स में 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, इसका ऑर्डर 3/3 होगा। इस मैट्रिक्स में 3 रोज हैं, 1, 2, 3 और कॉलम सिर्फ एक ही है, तो इसका ऑर्डर 3/1 होगा। तो ये आपके पास डिफरेंट मैट्रिक्स के डिफरेंट ऑर्डर्स हैं जो मैंने लिखे हैं। ऑर्डर की बेस पे मैट्रिक्स की 2 कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स, आप डेफिनेशन हम साथ करते जाएंगे। ज़्यादातर हम स्क्वायर मैट्रिक्स को यूज़ करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें रोज और कॉलम्स इक्वल हो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जितनी रोज होती है उतने कॉलम्स होते हैं। जैसे इसमें देखें 2 रोज 2 कॉलम्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 रोज 3 कॉलम्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक और देखिएगा, अगर एक ही एलिमेंट हो 1 रो 1 कॉलम स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स जो हैं वो इक्वल ना हो, उसे क्या कहा जाता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देखें रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स इक्वल ना हो उसे क्या कहा जाता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। टाइप्स हम साथ करते जाएंगे। उसके बाद हम करते हैं जी कॉलम मैट्रिक्स या रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स इसी डेफिनेशन से हम अगली डेफिनेशन करेंगे रो मैट्रिक्स।
रो मैट्रिक्स को हम रो वेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि रो मैट्रिक्स रो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसका जो ऑर्डर हो वो क्या हो, 1 रो एंड कॉलम हो। आई मीन टू से ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो। देखें, इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो है कि रो मैट्रिक्स है, ये बात याद रखिएगा। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, कॉलम जितने मर्जी हो, उस मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, रो मैट्रिक्स। उसके बाद हम पढ़ते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स को हम कॉलम वेक्टर भी कहते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसका जो ऑर्डर हो वो क्या हो, m/1 हो। आई मीन जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो उसको क्या कहा जाता है, कॉलम मैट्रिक्स। जैसे देखें ये वाला मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम, कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें सिर्फ एक कॉलम है तो इसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे या कॉलम वेक्टर कहेंगे। यहीं से एक एमसीक्यूज करते हैं एक, उसके बाद आप एक और डेफिनेशन देख लें, उसके बाद हम नेक्स्ट में आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। ABCD ये एक मैट्रिक्स है, अगर आपने इसका ट्रांसपोज लेना है तो क्या होगा इसका ट्रांसपोज, जी ट्रांसपोज लें। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, जो रो है उसको कॉलम बना देना, जो ये दूसरी रो है उसको दूसरा कॉलम बना देना, ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। याद रखिएगा किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, उसके रोज को कॉलम और कॉलम्स को क्या बना देना, रोज बना देना, ट्रांसपोज होता है। यहां से एक पॉइंट, एक क्वेश्चन नोट कर लें। क्वेश्चन यहां से आप ये नोट करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ अ रो मैट्रिक्स इज कॉलम मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें जो रो मैट्रिक्स हो तो कॉलम मैट्रिक्स बन जाता है, एंड वाइस वर्सा। अगर कॉलम का ट्रांसपोज लेंगे तो वो रो मैट्रिक्स बन जाएगा। रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉलम वेक्टर होगा और कॉलम वेक्टर का ट्रांसपोज रो मैट्रिक्स होगा। जैसे आपके पास 1 2 एक मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लें तो बताएं क्या बन जाएगा, 1 2। तो रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है वो कॉलम मैट्रिक्स होगा। ठीक है जी। उसके बाद हम कुछ टाइप्स पढ़ते हैं मैट्रिक्स की फर्दर, इसको हम एक्सप्लोर करते हैं और टाइप्स की तरफ लेके जाते हैं। इसके बाद हम एक डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। पहली बात तो ये है कि डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग at least one non-zero diagonal entries and rest of the are zero। ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के ऊपर कोई एक नॉन जीरो एलिमेंट हो, बाकी सारे एलिमेंट जीरो, से डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए एग्जांपल देता हूँ, 1 0 0 0 -2 0 0 0 0। ये एक मैट्रिक्स मैंने लिखा है। इस मैट्रिक्स के डायगोनल के ऊपर सारे एलिमेंट जो हैं वो जीरो नहीं हैं और उसके अलावा सारे जीरो हैं। ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। डायगोनल मैट्रिक्स आगे जाके इसके मैं मैथमेटिकल फॉर्म में बताऊंगा, अभी जस्ट आप वर्डिंग वाली इसकी फॉर्म याद रखना, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के ऊपर कोई एक एलिमेंट नॉन जीरो हो, कोई एक भी। इवन अगर आप एक और एग्जांपल लिखें, 2 0 0 0 0 0 0 0 0, इस मैट्रिक्स का ये, अच्छा डायगोनल ये भी होता है, इसकी बात नहीं हम करनी, हमने सिर्फ मेन डायगोनल की बात करनी, ये वाला मेन डायगोनल होता है। इसमें देखें कि इसके डायगोनल के ऊपर सारे एलिमेंट जीरो नहीं है लेकिन डायगोनल के अलावा सारे जीरो हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। आगे जाके हम इनकी मैथमेटिकल फॉर्म भी पढ़ेंगे ऑब्वियसली। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके
डायगोनल के ऊपर सारी एंट्री सेम हों, और याद रखिएगा ये एंट्री जीरो के अलावा कुछ भी हो सकती है और ये एंट्रीज रियल नंबर होनी चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? स्केलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के ऊपर सारी एंट्रीज सेम हो, उसके अलावा सारी एंट्रीज क्या हो? जीरो हो। ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? स्केलर मैट्रिक्स कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के ऊपर 1 हो और रेस्ट ऑफ द एंट्रीज आर 0। ये स्केलर मैट्रिक्स ही होता है, लेकिन डायगोनल के ऊपर इसके 1 होता है। ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चूंकि इसका ऑर्डर 3 है तो इसे I3 कहते हैं। इसी तरह I2 का भी और 2 ऑर्डर का भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जिसको 1 0 0 0 कहते हैं। इसी तरह I1 भी होता है, 1 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ऐसा मैट्रिक्स जिसके, ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के ऊपर सारी एंट्रीज 1 हो, उस मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। याद रखिएगा सारे मैट्रिक्स जो होते हैं वो स्केलर मैट्रिक्स होते हैं जो अभी तक हमने पढ़े हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं जिससे रिलेटेड, जो पॉसिबल क्वेश्चन है। नंबर 1 5 0 0 5 इज ऑप्शन नंबर 1 स्केलर मैट्रिक्स, ऑप्शन नंबर बी डायगोनल मैट्रिक्स, ऑप्शन नंबर सी स्क्वायर मैट्रिक्स। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं इसका डेल्टा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं इसका डेल्टा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज नहीं करूंगा, मैं इसका डी ऑप्शन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स करूंगा। कंफ्यूज हो गए होंगे आप लोग, ये तो सारी ऑप्शन ठीक है डी के अलावा। आप लोग सोच रहे होंगे इसका आंसर क्या है। देखें, कुछ लोग इसका आंसर फौरी तौर पे स्क्वायर मैट्रिक्स करेंगे जो कि नहीं होगा, कुछ लोग इसका आंसर डायगोनल मैट्रिक्स करेंगे जो कि नहीं होगा, कुछ सियाने लोग इसका आंसर स्केलर मैट्रिक्स करेंगे जो कि करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्या? अच्छा, एंट्री टेस्ट में पता क्या होता है? एंट्री टेस्ट में सम टाइम ही होता है चारों ऑप्शन ठीक होती हैं। यू हैव टू चूज द बेस्ट आंसर। आपने बेस्ट ऑप्शन को चूज करना है। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, ये तीनों ऑप्शन ठीक है। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? ऑफ कोर्स है। क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है? वो भी है। एक्सक्यूज मी। क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है? वो भी है। सारे मैट्रिक्स है, तो फिर हम आंसर कौन सा चूज करेंगे? हम इसका आंसर स्केलर मैट्रिक्स ही चूज करेंगे। क्यों? मैं इसकी एग्जांपल देता हूं, फिर आपको ये बात समझ आ जाएगी। बताओ ये स्केलर मैट्रिक्स है? नो। आपका जवाब यही होगा। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? यस, ये डायगोनल मैट्रिक्स है लेकिन स्केलर नहीं है। अच्छा, अब बताएं ये स्केलर मैट्रिक्स है? ऑफ कोर्स। अगर ये स्केलर मैट्रिक्स है तो डायगोनल भी तो है ना, स्क्वायर भी है। तो हर स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल भी होता है, स्क्वायर भी होता है। इस वजह से ए आंसर चूज करने से हमारे सारे मसाइल हल हो जाते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या बनेगा? डी आंसर बनेगा। आई होप कि आपको डेफिनेशन यहाँ तक क्लियर होगी होंगी। आगे भी डेफिनेशन हम कंटिन्यू करते हैं और डेफिनेशन के साथ साथ हमारे क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यू रहेंगे। लें जी, अगली डेफिनेशन करते हैं, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ मैं सिंगुलर मैट्रिक्स की। सिंगुलर मैट्रिक्स से पहले मैं आपको डिटर्मिनेंट बता देता हूँ जी क्या होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ, अभी हम 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स पढ़ेंगे। आगे जाके हम 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। बड़ा आसान है। अगर एक मैट्रिक्स है A B C D, आपने इसका डिटर्मिनेंट लेना है, तो क्या होता है? आप इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देते हो, AD माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं BC, तो ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है। याद रखिएगा डिटर्मिनेंट का ये फार्मूला होता है। इसकी डेफिनेशन भी आप नोट कर सकते हैं, बुक में भी लिखी हुई है। प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट और डायगोनल एंट्रीज। डेफिनेशन में लिख देता हूँ, आप क्या होता है? डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ डायगोनल एंट्रीज।
डायगोनल एंट्रीज की जो डिफरेंस है उनकी प्रोडक्ट्स का, उसको डिटर्मिनेंट कहते हैं। अच्छा, यहाँ से दो बातें नोट कर लें। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो है तो ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो हो तो उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और अगर डिटर्मिनेंट जीरो ना हो तो उसे नॉट सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है यूईटी के टेस्ट के लिए। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो हो तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। फर्क क्या होता है दोनों में? याद रखिएगा, अगर सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो वो इन्वर्टेबल नहीं होता, मतलब ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं होता। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका जो इन्वर्स होता है वो एग्जिस्ट करता है। ये दोनों बातें आप याद रख लीजिएगा। सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। इन्वर्स क्या होता है? इन्वर्स ऑफ 2/2, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप इसको समझेंगे ध्यान से। किसी भी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वो होता है 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a। ये इन्वर्स की डेफिनेशन है, और याद रखिए कि डेफिनेशन तभी ही वैलिड है जब हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो कौन से वाला मैट्रिक्स होगा? इन्वर्टेबल होगा। इन्वर्टेबल मतलब नॉन सिंगुलर होगा, तो इसका इन्वर्स होता है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन करते हैं हम। ये बेसिकली ये वाला क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ नस के टेस्ट में आया हुआ एक बार 2018 में। इफ a 2 5 1 x is singular, then आपने x की वैल्यू बतानी है। अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर होगा तो x की वैल्यू क्या होगी? ये 2.5 -2.5 1.5 या नन ऑफ दीज। क्यों जी, क्या होगा इसका आंसर? कैलकुलेट करें। डिटर्मिनेंट लेना, लें डिटर्मिनेंट 2x - 5, तो a का डिटर्मिनेंट आ जाएगा 2x - 5। सिंगुलर का मतलब क्या है? डिटर्मिनेंट जीरो है, x निकालना है, 2x = 5, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? इसको इससे डिवाइड कर दें तो 2.5 वैल्यू आ जाएगी। तो ये आंसर है जी, नोट कर लें आप इसे। अच्छा जी, आगे देखते हैं। अभी हमने पढ़ा इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स हम कैसे मालूम करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। क्या हम दो मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं? जी ऑफ कोर्स, हम दो मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं। अगर आपने मैट्रिक्स ए और बी को ऐड करना है, ये तब पॉसिबल है जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। याद रखिएगा, दो मैट्रिसेस की एडिशन तब पॉसिबल है जब ए और बी का ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा, और ए और बी का ऑर्डर भी वही आएगा जो ए और बी का ऑर्डर है। ए प्लस बी का ऑर्डर भी वही होगा। तो दो मैट्रिसेस कब ऐड हो सकते हैं? जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। ये बात आपने याद रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ सकता है? इफ 2 - 1 5 6 प्लस x 0 1 5 इक्वल टू 5 - 1 6 11, देन आपने x की वैल्यू बतानी है कि x की वैल्यू कितनी है। ठीक है, ऑप्शन है जी -2, ऑप्शन है -3, ऑप्शन है 1, डेल्टा ऑप्शन 0। क्यों जी, क्या होगा इसका आंसर? सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमने दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना, कर लें। सिर्फ इन दोनों को ऐड करने बहुत है। 2 + x को ऐड करेंगे तो आंसर किसके इक्वल आ जाएगा? 5 के इक्वल आएगा। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लें, क्या आ जाएगी? -3। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा -3 होगा। ठीक है, आसान, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन क्या होती है?
क्या हर दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं? तो आंसर इज नो, हर दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। दो मैट्रिसेस तब अगर एक मैट्रिक्स है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए जो है वो m/n, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी जो है वो n/p है। पहले मैट्रिक्स की रोज और सेकंड मैट्रिक्स की, पहले मैट्रिक्स की कॉलम सेकंड की रोज इक्वल है, तो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। दो मैट्रिसेस ए और बी तब मल्टीप्लाई हो सकते हैं अगर पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर इस तरह से हो कि फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की रोज ये इक्वल हो, तो ए और बी प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो उसका ऑर्डर क्या होगा? ये दोनों हम खत्म कर देंगे, तो नए वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? m/p होगा। तो याद रखिएगा, दो मैट्रिक्स तब मल्टीप्लाई हो सकते हैं जब पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरे की रोज इक्वल हो। क्वेश्चन देखिएगा, इफ ऑर्डर ऑफ ए इज 2/3 एंड ऑर्डर ऑफ बी इज 2/3, देन आपने ऑर्डर बताना है ऑफ ए बी ट्रांसपोज का इज। ऑप्शन नंबर 1 नॉट पॉसिबल, ऑप्शन बी 2/3, ऑप्शन सी 2/2, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। हाँ जी, क्या आंसर होगा? आपने किसको किससे मल्टीप्लाई करवाना है? आपने ए को बी के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करवाना है। तो आप ए का ऑर्डर लिखें, बताएं क्या ऑर्डर है? 2/3। बी के ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा बच्चों। जब बी का ट्रांसपोज लेंगे तो ऑर्डर 3/2 हो जाएगा, 2/3 की जगह पर क्या हो जाएगा? 3/3। अब देखें, ये रोज ये कॉलम्स इक्वल है, तो क्या ऑर्डर बचा बाकी? 2/2। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या बनेगा? सी बनेगा। तो हर दो मैट्रिक्स तब मल्टीप्लाई हो सकते हैं जब फर्स्ट के कॉलम्स और सेकंड की रोज जो है इक्वल हो। राइट, नेक्स्ट देखते हैं जी। यूईटी के टेस्ट में 2016 में आया, इसको हम करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है जी, इफ 1 - 2 3। ये वाला क्वेश्चन यूईटी के टेस्ट में 2016 के पेपर में आया है। 2x5 = 21। देन आपने वैल्यू बतानी है x की, कि यहाँ पे x कितना होगा। ऑप्शन नंबर 1 2 -2 0। जी बताएं क्या आंसर होगा? सिंपल सी बात है, अगर इनको मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, वैसे ये चेक कर सकते हैं आप। इसका ऑर्डर क्या है? 1/3। इसका ऑर्डर क्या है? 3/1। इसके कॉलम इसकी रो सेम, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। करवा रहे हैं मल्टीप्लाई, कैसे होगा? ये इससे मल्टीप्लाई होगा, पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा एलिमेंट दूसरे से, तीसरा एलिमेंट तीसरे से। किसके इक्वल आ जाएगा? 21 के, इसके इक्वल है जी। -2x = 4, 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? c के। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो चार्ली होगा। c इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, इसको आप नोट कर लें इस क्वेश्चन को। उसके बाद यूईटी के टेस्ट में ही 2016 के पेपर में एक और क्वेश्चन आया, वो ये था, इफ a = 3003 एंड a + a इनवर्स = ki, देन आपने k की वैल्यू बतानी है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। यूईटी के टेस्ट में 2016 में 3 क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर में से, उनमें से 2 मैंने आपको बता दिए। 9/10, 8/3, 3/8, 10/3। जी करने की कोशिश करें सॉल्व, अगर ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व होता है तो ज़रूर करें। जी किया सॉल्व आपने? करें सॉल्व इसको। देखें, आपने a को ऐड करना है, उसके इन्वर्स से आंसर ki के इक्वल आ जाएगा। a क्या है? 3003। इन्वर्स मालूम करने का तरीका मैंने आपको सिखाया, नहीं तो इसका एक और शॉर्टकट भी बता देता हूँ। अगर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो या डायगोनल मैट्रिक्स हो तो इन्वर्स आप वैसे ही मालूम कर लें। देखिए 3 का इन्वर्स क्या होगा? 1/3।
0 0 1/3। सिर्फ अगर मैट्रिक्स स्केलर हो उसका इन्वर्स मालूम करना हो तो डायगोनल एलिमेंट्स को उलट दें। अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो तो उसका इन्वर्स डायरेक्ट मालूम करो, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को उलट दो। k इंटू आई क्या होता है 1 0 0 1। करना ही किन दोनों को ऐड करना है, कर लें ऐड। 3 को 1/3 में ऐड करें तो 10/3 हो जाएगा। 0 0 इसको इसमें ऐड करेंगे तो 10/3 हो जाएगा। इक्वल किसके इक्वल आ जाएगा k 0 0 k। हाँ जी k की वैल्यू बतानी, बताएं k की वैल्यू क्या आ जाएगी 10/3। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 10/3 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, जल्दी से आप इसको नोट कर लें जल्दी से। उसके बाद इसी टॉपिक से रिलेटेड 2015 में क्वेश्चन आया यूईटी के टेस्ट में। वो क्वेश्चन क्या था, इफ a इक्वल टू 3 - 4 2 -2 एंड b इक्वल टू 27 16। दो मैट्रिसेस दिए हुए थे, एक स्क्वायर मैट्रिक्स था एक बी मैट्रिक्स था, एंड a एक इक्वेशन दी हुई थी ax इक्वल टू बी। देन आपने बताना था x की वैल्यू। ऑप्शन थी 5 - 3, बीटा ऑप्शन थी -3 5, डेल्टा ऑप्शन थी 5 -2, डेल्टा ऑप्शन नन ऑफ दिस। हाँ जी, प्रॉपर सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन का शॉर्टकट नहीं होता। जो सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है वो सॉल्व ही होना है, उसका कोई हल नहीं है। देखें क्या मालूम करना है हमने, ax इक्वल टू बी है, आपने x निकालना है तो बताएं a इनवर्स b नहीं होगा। तो अगर आपने a इनवर्स b मालूम करना है तो सबसे पहले आपने a का इनवर्स मालूम करना है। क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लेना है जी, a इनवर्स मालूम कर लेंगे आप, उसको आपने किससे मल्टीप्लाई करवाना है, b से। ये आपने खुद करना है सॉल्व। इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा अल्फा। इसको सॉल्व कर लेना है आपने। सबसे पहले क्या मालूम करेंगे आप, a का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, उसके बाद a का एडजॉइंट मालूम करेंगे, उसके बाद इन्वर्स मालूम करेंगे 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a। ये थोड़ी सी आपको मैं प्रैक्टिस दे रहा हूँ, इसकी आपने इन्वर्स की प्रैक्टिस कर लेनी है। और बुक से मैं कुछ आपको चीज़ें बता रहा हूँ। एक्सरसाइज 3.1 आपने इसका क्वेश्चन नंबर 1 to 9 ज़रूर प्रैक्टिस करने हैं। 1 से लेकर 9 तक बुक के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करने हैं। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, इसका आंसर अल्फा आ जाएगा। मैट्रिसेस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। नंबर 1, b प्लस ए जो है ना, b प्लस a प्लस b b प्लस a के मैट्रिसेस में इक्वल होता है। ठीक हो गया। नंबर 2, किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर लें, आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, प्रोवाइडेड कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। किसी भी मैट्रिक्स को i से मल्टीप्लाई करें, आंसर a के इक्वल आता है। ठीक हो गया। किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लेते हैं तो वो रिवर्स ऑर्डर में एक्सपैंड होता है। उसके बाद किसी भी मैट्रिक्स का आप इन्वर्स लेते हैं तो वो b इन्वर्स a इन्वर्स रिवर्स ऑर्डर में एक्सपैंड होता है। किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप डबल ट्रांसपोज ले लेते हैं तो वो उसी के इक्वल आ जाता है। किसी भी मैट्रिक्स का आप इन्वर्स मालूम करते हैं डबल, तो वो उसी के इक्वल आ जाता है। इसी तरह से अगर आप किसी मैट्रिक्स को कम्यूट करवाते हैं प्रोडिकली प्रोडक्ट के साथ तो वो कम्यूट नहीं करता, ये बात याद रखिएगा। मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन में कम्यूट नहीं करते। इन जनरल ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं होता। ठीक है, कभी हो भी सकता है, देयर आर सर्टेन केसेस जिसमें बी ए और ए बी बराबर होते हैं। ये प्रॉपर्टीज याद रखनी, इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। नंबर 1, इफ ए इक्वल टू 2 - 1, b इक्वल टू 2 - 1 0 5 3 1, देन विच वन इज ट्रू। कौन सी बात ट्रू होगी? ऑप्शन नंबर 1, क्या a प्लस बी, अभी मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ाई हैं। नंबर 2, a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज इक्वल टू a। नंबर सी, a प्लस बी ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल होगा, a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी भी है नंबर 1।
ऑल ऑफ दिस। क्यों जी, क्या आंसर सोचा हुआ है आपने? यकीनन आप लोगों ने इसका आंसर डी किया होगा, जो कि गलत होगा। डी आंसर नहीं है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर बनता है बी। अब आप हैरान हो गए होंगे कि ये कैसे, अभी तो सर ने बताया कि a प्लस बी, बी प्लस ए के इक्वल होता है, नो डाउट होता है। जितनी भी हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं सारी कंडीशनल प्रॉपर्टीज होती हैं, डिपेंड करती है ऑर्डर पे, डिपेंड करती है मैट्रिक्स की टाइप पे। अब देखें ये आंसर क्यों ठीक नहीं है, ए और बी ऐड ही नहीं हो सकते। ए का ऑर्डर क्या है 2/2, इसका ऑर्डर क्या है 2/3, ये ऐड ही नहीं हो सकते, तो ना ये प्रॉपर्टी वैलिड है ना ये प्रॉपर्टी वैलिड है। इसका मतलब है आंसर जस्ट बीटा होगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि प्रॉपर्टीज में क्वेश्चन कैसे आता है। आगे देखें, अब जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन ऐसा हो, समटाइम ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। इफ a इक्वल टू 3 4 3 6 2 4 ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है 1 0 0 1, देन इसी तरह का क्वेश्चन यूनिटी के टेस्ट में 2015 में आया, विच वन इज ट्रू। अब आपने आंसर गौर से देना है। नंबर 1 ए डबल इनवर्स इक्वल टू ए, बीटा ऑप्शन है ए बी इनवर्स इक्वल टू ए बी इनवर्स ए इनवर्स। नंबर सी बी डबल इनवर्स इक्वल टू बी। नंबर डी ऑल ऑफ दीज। हाँ जी, अब ऑल ऑफ दीज आप आंसर कर सकते हैं। सोचें क्या आंसर होगा, करें आंसर सोच के आप। तो आपने डेफिनेटली इसका आंसर सोचा होगा वंस अगेन ए, जो फिर नहीं होगा। इसका आंसर डी नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? मैंने आपको बताया जितनी भी प्रॉपर्टीज है डिपेंड करती है मैट्रिक्स के टाइप पे। अब जरा ए का आप डिटर्मिनेंट चेक करें। पहली ऑप्शन है ए का इनवर्स आपने बताना है। ए का इनवर्स तब होगा जब उसका डिटर्मिनेंट होगा नॉन जीरो। ए का इनवर्स चेक करें, 12 माइनस 12, ये क्या हुआ? ए का डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो इसका इनवर्स ही नहीं होगा। जब इनवर्स नहीं होगा प्रॉपर्टी कैसी? देखें, इसमें ए का इनवर्स है, ये प्रॉपर्टी भी नहीं है। इसमें ए का इनवर्स है, ये प्रॉपर्टी भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर सी होगा। बी का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, जो कि बी ही होगा। राइट? तो बी का इनवर्स किसके इक्वल होगा? बी के। नेक्स्ट देखें, जहां तक आपने इसको डिटेल से प्रॉपर्टीज को पढ़ लेना है। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, जो है कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3 ऑर्डर्स। थ्री बाय थ्री ऑर्डर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो हमने पढ़ना है। ठीक है, आपको पता है 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे एक्सपैंड करते हैं। मैं इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताना चाहता हूँ, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जैसे आपके पास ये आसान सा क्वेश्चन है 1 0 2 0 1 3 5 1 2। तो हर एक स्टूडेंट को इसको एक्सपैंड करना आता है। आपने सीख लेना इसको एक्सपैंड करना। कैसे एक्सपैंड करते हैं जी? सबसे पहले ये वाला एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, अगर आपको याद हो, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कराते हैं, माइनस का सिंबल आता है, फिर ये -1 आता है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, +2, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो डिटर्मिनेंट को आप 3/3 ऑर्डर को एक्सपैंड कर सकते हैं। लेकिन हमने 3/3 ऑर्डर की कुछ प्रॉपर्टीज है वो पढ़नी, कुछ शॉर्टकट्स हैं प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए, जिनको हम पढ़ेंगे, आप उनको याद करेंगे तो डेफिनेटली उनके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। देखिए डिटर्मिनेंट नंबर 1, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है -2 4 5 0 1, याद रखिएगा जब भी कोई बड़ा डिटर्मिनेंट आएगा ना आपके पास पेपर में, तो उसमें कोई ना कोई ट्रिक होगा जो आपने उस वक्त पिक करके आंसर देना होगा। ऑप्शन है जी इसकी 1, ऑप्शन है 8, ऑप्शन है 0, ऑप्शन है 9 दीज। हाँ जी बताएं क्या आंसर होगा इसका? बड़ा आसान है, इसका आंसर सी है। ये कैसे सॉल्व किए बगैर आप आंसर दे सकते हैं। देखें, किसी भी मैट्रिक्स में अगर 2 रोज बिल्कुल सेम हो जाएं या 2 कॉलम्स बिल्कुल सेम हो जाए तो उसका आंसर हमेशा 0 होता है। याद रखिएगा, किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर
अगर कोई सी दो रो सेम हो जाए या कोई से दो कॉलम सेम हो जाए तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है, 0 होता है। आपने उसको कैलकुलेट भी नहीं करना होता। बिल्कुल इसी टॉपिक से रिलेटेड यूईटी के टेस्ट में लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, वो ये था, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट अल्फा बीटा गैमा, बीटा प्लस गैमा, अल्फा प्लस गैमा, अल्फा प्लस बीटा, 1 1 1। इसकी वैल्यू पूछी थी। ऑप्शन थी 1, ऑप्शन थी अल्फा बीटा गैमा, सी ऑप्शन 0 थी, डेल्टा ऑप्शन नन ऑफ दीज थे। जी बताएं क्या आंसर इस क्वेश्चन का बनता है आपकी नज़र में। हाँ जी, इसका आंसर बनेगा जी 0। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 0। किस तरह से 0 है, देखें आप इन दोनों कॉलम्स को ऐड कर दें, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए दोनों कॉलम्स को ऐड करें, बताएं क्या बनेगा। ये अल्फा बीटा गैमा बनेगा, ये भी अल्फा बीटा गैमा बनेगा, ये भी अल्फा बीटा गैमा बनेगा, ये बीटा प्लस गैमा, अल्फा प्लस गैमा, अल्फा प्लस बीटा, 1 1 1। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, अल्फा बीटा गैमा कॉमन आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा कॉमन लेने, क्या बचेगा 1 1 1, बीटा प्लस गैमा, अल्फा प्लस गैमा, अल्फा प्लस बीटा, 1 1। क्या बात पता चली, देखें दो कॉलम सेम नहीं हो गए। हमने कहा था अगर दो रो सेम हो जाए या दो कॉलम सेम हो जाए तो आंसर हमेशा क्या होता है, 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी ऑब्वियसली 0 ही होगा क्योंकि दो कॉलम अल्टीमेटली सेम हो गए। याद रखिएगा, याद करने वाली बात ये, अगर दो रोज या दो कॉलम सेम हो जाए तो आंसर 0 होता है। उसके बाद देखें एक और क्वेश्चन, -1 5 0 1 2। इसका डिटर्मिनेंट बताना है आपने, 0 3 2 1 5, -1 5 0 1 2 3 6 7 8 1। जी ऑप्शन 0, ऑप्शन है 1, ऑप्शन सी है -1, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। क्या आंसर होगा, जल्दी से आंसर तक आप पहुंच जा सकते हैं। जल्दी कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि आपने इसका आंसर, मुझे पता है मैं आप लोगों को देख रहा हूं यहां से खड़ा हुआ, आपने इसका आंसर एक ही है जो कि नहीं है। आपने सोचा ये कि इसके दो रो सेम है तो आंसर 0 है। भाई दो रो सेम होने से आंसर 0 होता है अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो, क्योंकि डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है और किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब कैसे, देखिए इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 4/5, तो ये डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो नन ऑफ दीज आंसर है। डिटर्मिनेंट का एग्जिस्ट होना जरूरी है इसके लिए। एक और क्वेश्चन देखें, 2 0 0 0, -1 5 0 0, 1 0 1 0 0 0 0 1, -1। आपने डिटर्मिनेंट बताना है। क्या आपको 4/4 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना आता है? ऑफ कोर्स नहीं आता, तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जरूरत नहीं सॉल्व करने की। अगर किसी भी मैट्रिक्स के डायगोनल के ऊपर वाली एंट्री 0 हो या नीचे वाली एंट्री 0 हो या दोनों 0 हो, किसी भी मैट्रिक्स की अगर आप ये देखें कि ऊपर वाली एंट्री 0 है या नीचे वाली एंट्री 0 है या दोनों 0 है, तो हम क्या करते हैं, फिर हम डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो इसका सिंपल सोल्यूशन क्या होगा, 2 × 5 × -1, तो -10 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट में डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट 0 हो या डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट 0 हो, तो आप डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ले लें, वही इसका आंसर होगा। ये मैट्रिक्स को सॉल्व करने का एक शॉर्टकट है जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी। जी स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। हम एक और डिटर्मिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले मैट्रिक्स की कुछ और टाइप्स हैं, वो टाइप्स पढ़ लेते हैं, फिर हम लेक्चर के एंडिंग फेज की तरफ चलते हैं। 4 बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप सबको सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन आती होगी। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, याद रखिएगा,
अब मैं जितनी भी डेफिनेशन बताने लगूँ चार, ये चारों सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होती हैं और किसी मैट्रिक्स के लिए नहीं होती। हमने चार डेफिनेशन पढ़नी है, ये चारों डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ कौन से मैट्रिक्स के लिए वैलिड है? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑल दीज डेफिनेशन आर फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be नंबर 1 सिमेट्रिक। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक तब होगा जब A का ट्रांसपोज लेंगे वो A के इक्वल आ जाएगा। नंबर 1 डेफिनेशन। नंबर 2 डेफिनेशन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, अगर वो उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाएगा तो उसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। नंबर नेक्स्ट हर्मिशियन मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लेने के बाद उसका ट्रांसपोज लें, वो इसी के इक्वल आ जाए तो वो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाता है। आखिरी मैट्रिक्स है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या है? अगर किसी भी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लेने के बाद ट्रांसपोज लें, अगर उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो उसे हम कहते हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्या कहते हैं हम उसे? स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब अगर इसमें से क्वेश्चन आता है उसको कैसे टैकल करेंगे? तो मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, उसमें चारों डेफिनेशन एक्सप्लेन करूंगा और आपको शॉर्टकट बताऊंगा, क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 1, कौन सा मैट्रिक्स सिमेट्रिक है? मैं 4 ऑप्शन दूंगा और उन्हीं चारों ऑप्शंस में मैं आपको हर चीज एक्सप्लेन कर दूंगा कि आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बीटा ऑप्शन है 0, -3, 5, 3, 0, 2, -2। सी ऑप्शन इज 1, 1 माइनस आयोटा, 2 + 3 आयोटा, 1 माइनस आयोटा 0, 5 - 6 आयोटा, 2 - 3 आयोटा, -5 + 6 आयोटा and 5. And D option is that 0, 2 - 3 आयोटा, 4 + 5 आयोटा, -2 - 3 आयोटा 0, 3 - 4 आयोटा, 4 - 5 आयोटा, -3 - 4 आयोटा 0। एक शॉर्टकट बताऊंगा, उस शॉर्टकट को यूज करके आप इजीली सारी की सारी डेफिनेशन याद भी कर सकते हैं, उनका आंसर भी कर सकते हैं। बड़ा आसान से शॉर्टकट है। शॉर्टकट ये कि आपने किसी भी मैट्रिक्स को देखकर बताना है कि वो क्या है। देखें, किसी मैट्रिक्स चेक करना है वो क्या, तो उसका डायगोनल देख लो। अब इस मैट्रिक्स का डायगोनल आपने देखा, जैसा एलिमेंट इधर है बिल्कुल वैसा इधर है। पता क्या मैं शॉर्टकट क्यों बता रहा हूँ? मैट्रिक्स का अगर क्वेश्चन बहुत आसान भी आए तो वो आसान नहीं होता। क्यों? मैट्रिक्स को आपने लिखना तो एक वैल्यू नहीं लिखनी है, आपने 9 वैल्यूज लिखनी है, तो वो लिखने में इतना टाइम लग जाता है कि आपके पास क्वेश्चन को सॉल्व करने का टाइम बचता ही नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम? इसके लिए हम ये करते हैं कि हम शॉर्टकट ये सीखते हैं। इधर देखें, इस मैट्रिक्स का आप डायगोनल देखें, जो एलिमेंट इधर है वही इधर है, जो एलिमेंट ये इधर है वही इधर है, जो एलिमेंट इधर है वही इधर है, सेम एलिमेंट ऊपर नीचे, तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को चेक करने का तरीका ये है कि डायगोनल के ऊपर नीचे वाले एलिमेंट जो होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे, तो इसका आंसर ए होगा। अब स्क्यू सिमेट्रिक का शॉर्टकट बताता हूँ। पहली बात, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल 0 होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डायगोनल है वो क्या होता है? 0 होता है, हमेशा 0 होता है। जो एलिमेंट इधर है उसका नेगेटिव इधर होगा, जो एलिमेंट इधर है उसका नेगेटिव इधर होगा, जो इधर है यहाँ पे उसका उलट इधर होगा, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो याद रखिएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ऊपर नीचे वाले एलिमेंट्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। और जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसमें क्या होता है? उसमें एलिमेंट सेम होते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक दूसरे का नेगेटिव होते हैं। हर्मिशियन मैट्रिक्स की तरफ आ जाते हैं।
और याद रखिएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल 0 होता है, हमेशा मैट्रिक्स में डायगोनल रियल नंबर होता है, और जो एलिमेंट यहां पर है उसका कॉन्जुगेट यहां पर होगा। देखें, जो एलिमेंट यहां पर है उसका कॉन्जुगेट उसके अपोजिट साइड पे है, जो एलिमेंट यहां पे है उसका कॉन्जुगेट इस साइड पे है। तो ये इस मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स को देखकर आप बता सकते हैं हर्मिशियन है। दोबारा मैं बता रहा हूं ये वाली बातें, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एलिमेंट सेम होते हैं, डायगोनल जो मर्जी हो। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल 0 होता है, एलिमेंट्स एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। हर्मिशियन मैट्रिक्स में डायगोनल रियल होना मस्ट है और ऊपर नीचे वाले एलिमेंट्स एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। स्क्यू हर्मिशियन की बात करते हैं। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में डायगोनल 0 होता है और ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट्स में सिर्फ रियल नंबर का साइन डिफरेंट हो तो वो बाकी नंबर सेम होता है, सिर्फ रियल नंबर का साइन डिफरेंट होता है। इधर देखें, यहाँ पे -4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे 4 है, तो ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है। आई होप कि आपको स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो बेसिक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। डेफिनेशन रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स का रैंक जो होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होते हैं। रोज व्हेन मैट्रिक्स इज इन एचेलॉन फॉर्म और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। अगर कोई भी मैट्रिक्स एचेलॉन फॉर्म में हो या रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में हो तो जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है वो रैंक होती है। क्या मतलब है? एक मैट्रिक्स मैं लिखता हूँ 1 2 5 0 0 1 0 0 0। ये देखिए, ये मैट्रिक्स एचेलॉन फॉर्म में है। इसकी 2 रोज हैं जो नॉन जीरो हैं, एक जीरो है, तो इसका जो रैंक होगा वो कितना होगा? 2 होगा। रैंक होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब क्वेश्चन आएगा, जैसा कि यूईटी के टेस्ट में पिछले साल भी रैंक का क्वेश्चन आया, प्यास के टेस्ट में भी आता है, यूईटी और प्यास के टेस्ट में ये अक्सर क्वेश्चन आता है। लास्ट ईयर भी रैंक का क्वेश्चन आया था, प्यास के टेस्ट में 2015 2018 में 2-3 बार रैंक का क्वेश्चन आया। ऐसे क्वेश्चन आता है, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स 2 5 3 1 5 3 2 0 1। किसी भी मैट्रिक्स का रैंक बताना है तो मैं आपको रैंक निकालने का शॉर्टकट बता रहा हूँ। आपको हर बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, पूरी एचेलॉन फॉर्म या रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म नहीं बनानी पड़ेगी, आप शॉर्टकट यूज करके रैंक कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, जब भी रैंक का क्वेश्चन आएगा ना, आपने रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म नहीं बनानी, वैसे बता सकते हैं। कैसे? आपने एक डिटर्मिनेंट बनाना है, ठीक है, एक डिटर्मिनेंट बना लेना है। क्या डिटर्मिनेंट बनाना है? इधर देखें, इन दोनों को ग्रुप करना है आपने 2 1। ये हमारा स्टेप नंबर 1 है। इसका पहले इसके साथ पेयर बनाना है 5 5, ठीक है। फिर आपने इसी 2 1 का इन दोनों के साथ पेयर बनाना है। बात समझ आ गई आप लोगों को? दोबारा सुनो, इन दोनों का पेयर बनाना है 2 1 को। पहले आपने इसका डिटर्मिनेंट छोटा सा इसके साथ लिखना है, फिर आपने इन दोनों का डिटर्मिनेंट इसके साथ लिखना है। फिर आपने क्या करना है? फिर आपने इन दोनों को पेयर करना है 2 और 2 को। पहले आपने इसे इन दोनों के साथ लिखना है 5 और 0 के साथ। फिर आपने क्या करना है? इन दोनों को 2 और 2 को 3 और 1 पहले और तीसरे एलिमेंट के साथ लिखना है। ये पहला स्टेप हो गया। इसको कैलकुलेट करना। दोबारा सुन लो, पहले आपने इन दोनों को इकट्ठा करना है, इन दोनों के साथ लिखना है। फिर आपने इन दोनों को इन दोनों के साथ लिखना है। फिर आपने इन दोनों को इन दोनों के साथ लिखना है। फिर आपने इन दोनों को इन दोनों के साथ लिखना है। कैलकुलेट कर लेना आंसर क्या है जी। क्या आंसर आ जाएगा इसका? 10 5 5। क्या आंसर आ जाएगा? 6 3। क्या 0 10 2 और -4। ले जी, पहला स्टेप हो गया। अगर पहले स्टेप में अब देखिए क्या सारे एलिमेंट 0 आए हैं इसके? नहीं, सारे एलिमेंट 0 नहीं है। फॉर एग्जाम्पल
अगर पहले स्टेप में सारे के सारे एलिमेंट 0 नल मैट्रिक्स आ जाता तो इसका रैंक 1 होना था। इसका रैंक क्या होता है? 1 होता। अगर पहले स्टेप में 0, जिस स्टेप में 0 आ जाए वही रैंक है। पहले स्टेप में 0 आया इसका, यहाँ सारे एलिमेंट 0 नहीं ना है, अगर सारे एलिमेंट 0 हो जाते रैंक 1 होता। फिर बात सुन लें, पहला स्टेप किया, अगर पहले स्टेप में सारे एलिमेंट 0 आ गए तो रैंक जो होता वो 1 होता। अब सारे एलिमेंट 0 नहीं है, नॉन 0 है, तो स्टेप 2 करना पड़ेगा। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 ये है कि इन दोनों को ग्रुप करो 5 10, ठीक है, इन दोनों के साथ। अब तो एलिमेंट 2 बच गया ना, तो इनका आपस में ही कर लें। क्या बनेगा? -20 और -30 -50। क्या अब 0 आया? अगर फॉर एग्जांपल इस स्टेप में 0 आ जाता तो इसका रैंक 2 होना था। इसका रैंक क्या होना था? 2। अब इस स्टेप में भी 0 नहीं आया, इसका मतलब इसका रैंक क्या होगा? थर्ड स्टेप करने की जरूरत नहीं, इसका रैंक 3 है, तो इसका आंसर 3 होगा। देखो, पहले स्टेप में सारे एलिमेंट 0 आ जाए, रैंक 1। इसकी 3 रोज है तो 3 रैंक पॉसिबल है, या 1 रैंक होगा, या 2 होगा, या 3 होगा। अगर 3 रोज हैं तो रैंक 3 पॉसिबल है, या रैंक 1 होगा, या रैंक 2 होगा, या रैंक क्या होगा? 3 होगा। अब देखें, पहले स्टेप में 0 आ जाता, जो कि नहीं आया। अगर सारे एलिमेंट 0 हो जाते चारों तो रैंक 1 था, नहीं आया। तो दूसरा स्टेप किया, इन दोनों को ग्रुप करके आपने, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, रैंक -50 आया। इसका मतलब है रैंक 2 भी नहीं है, तो 3 होगा, ठीक है। तीसरा स्टेप करने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 स्टेप में पता चल जाएगा। अगर सेकेंड स्टेप में यहां पर 0 आ जाता तो फिर रैंक कितना होता? 2 होता। फिर 3 स्टेप करने की जरूरत नहीं पेश आती। अब चूंकि 0 नहीं आया तो रैंक 2 नहीं है, तो 3 है, ठीक है। पहले स्टेप में 0 आ जाए तो रैंक 1, सेकेंड स्टेप में 0 आ जाए तो रैंक 2, थर्ड स्टेप में करने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। ये बेसिक थ्योरेटिकल पोर्शन है जो आपने एज इट याद करना है, क्योंकि इसमें एज इट क्वेश्चन आता है यूईटी के टेस्ट में। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, आपको पता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है? इधर देखें, ax1 bx2 cx3, ठीक है। आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं, आप बेशक इनको x y z का नाम दे दें, ठीक है। जैसे आप ये लिख लें a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू k1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू k2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू k3। ये जो इक्वेशंस का सेट है इसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। 2 तरह का होता है। अगर इक्वल सारे 0 हो जाए, मतलब k1 भी 0 हो जाए, k2 भी 0 हो जाए, k3 तीनों 0 हो जाए, तो वो होमोजेनियस सिस्टम होता है। I mean, अगर इक्वल में सारे 0 0 हो जाए तो वो क्या कहलाता है? होमोजेनियस सिस्टम कहलाता है। अगर इक्वल में 0 नहीं है तो नॉन होमोजेनियस सिस्टम कहलाता है। होमोजेनियस सिस्टम 2 तरह का होता है। होमोजेनियस सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें बी मैट्रिक्स पूरा का पूरा क्या हो जाए? नल मैट्रिक्स हो जाए, 0 मैट्रिक्स हो जाए, तो उसको कहा जाता है होमोजेनियस सिस्टम। होमोजेनियस सिस्टम 2 तरह का होता है, या इसका ट्रिवियल सोल्यूशन होगा या इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब होता है 0 सोल्यूशन। अगर सारे वैल्यू 0 हो जाए तो उसे ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं। ट्रिवियल सोल्यूशन तब होगा जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा ए का। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन तब होगा जब ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होगा। ये तो बात होगी नॉन होमोजेनियस की, बात खत्म हो गई है। नॉन होमोजेनियस सिस्टम 2 तरह का होता है। ये कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। कंसिस्टेंट सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और ये एक ऐसा सिस्टम होता है इनकंसिस्टेंट जिसका कोई सोल्यूशन नहीं होता, नो सोल्यूशन। अगर नो सोल्यूशन होगा तो इनकंसिस्टेंट होगा, सोल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट हो तो 2 तरह का सोल्यूशन होता है, उसको आपने सारी बातें याद करनी है। इस पे क्वेश्चन हम लेटर ऑन करेंगे। नंबर 1, अगर यूनिक सोल्यूशन या इनफाइनाइट सोल्यूशन। अगर सिस्टम कंसिस्टेंट हो तो 2 तरह के सोल्यूशन हो सकते हैं, या वो यूनिक सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। यूनिक सोल्यूशन होगा तो डिटर्मिनेंट 0 होगा। इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा तो यूनिक सोल्यूशन होगा, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। यूनिक सोल्यूशन होगा तो डिटर्मिनेंट 0 होगा। ये पहली कंडीशन है। सेकंड कंडीशन असल में इंपॉर्टेंट है। रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। ए बी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है? देखें, ये सिस्टम है ना, अगर मैं इसके कोएफिशिएंट लिख लूं a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3,
अगर इसी मैट्रिक्स में मैं आपके ये वाले नंबर भी लिख दूं तो इसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। तो ये होता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अगर कोएफिशिएंट के साथ इनको भी लिख दें, अगर आपके पास ए का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और नंबर ऑफ वेरिएबल तीनों बातें इक्वल हो तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर ए का रैंक ए बी के रैंक के बराबर हो लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल्स लेस हो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। और अगर रैंक ही बराबर ना हो तो सॉल्यूशन होगा ही नहीं। तो याद रखिएगा, सॉल्यूशन होने के लिए रैंक का बराबर होना जरूरी है। अगर रैंक इक्वल नहीं है तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये लास्ट टॉपिक था, इसको आप एक दफ़ा याद कर लीजिएगा, चीज़ें देख लीजिएगा। क्वेश्चन 20 पे करेंगे, पहले आप इस चीज़ को याद कर लें सिस्टम, क्योंकि पिछले 3 सालों में क्वेश्चन इसी टेबल में से आया हुआ है यूईटी के टेस्ट में। तो देख लें दोबारा इसको, होमोजेनियस सिस्टम या ट्रिवियल सॉल्यूशन या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल होगा डिटरमिनेंट नॉट इक्वल 0 होगा, नॉन ट्रिवियल होगा डिटरमिनेंट 0 होगा। नॉन होमोजेनियस सिस्टम के लिए कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट दोनों में से कोई एक टाइप हो सकती है। कंसिस्टेंट का 2 तरह का हो सकता है सॉल्यूशन, या यूनिक या इनफाइनाइट। यूनिक तब होगा जब रैंक दोनों बराबर हो, नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी बराबर हो। इनफाइनाइट तब होगा जब रैंक बराबर हो लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल्स लेस हो। इनकंसिस्टेंट तब होगा जब रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए भी इक्वल होगा। ठीक है, अब इस पे हम क्वेश्चन भी कर लेते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड यूईटी के टेस्ट में पिछले 3 सालों में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। देखेंगे यूईटी के टेस्ट में 2017 में क्वेश्चन आया, द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज, एक मैट्रिक्स दिया हुआ था ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इस तरह से दिया हुआ था 1 0 0 0 -2 0 और इसके साथ 0 0 0। ये सेपरेशन जो करते हैं ना हम, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होता है, सेपरेट करके लिखा होता है। देन सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम, solution of the system associated with it is, कैसा सॉल्यूशन होगा? ऑप्शन यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, नंबर सी नो सॉल्यूशन होगा, डेल्टा है जी नन ऑफ दीज होगा। अभी मैंने बताया रैंक चेक करना है, रैंक मैंने पहले बता दिया। इधर देखो ये इतना मैट्रिक्स होता है ए, इतने मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? ए मैट्रिक्स कहते हैं, जो मैंने रेड के साथ किया हुआ है। और ये जो पूरा मैट्रिक्स है जो ब्लू के साथ मैं कर रहा हूँ, ये अगर पूरा का पूरा मैट्रिक्स लिखेंगे तो इसे ए बी कहेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहेंगे। अभी मैंने बताया, देखें जरा ए का रैंक चेक करें, इसमें ए का रैंक 1 2 2 रो 0 है, तीसरी 2 रोज नॉन 0 है, तीसरी रो क्या है? 0 है। तो ए का रैंक 2 होगा। समझ आ गई? रैंक मैंने पहले बता दिया रैंक क्या होता है। रैंक होता है जितनी रो 0 ना हो वही रैंक होता है। इधर देखिए एक पूरी रो 0 है तो रैंक इसका 2 है। ये हो गया इतने मैट्रिक्स, इसको छोड़ दें, इसका रैंक चेक करो कितना रैंक इसका? एक रो 0 है, 2 नॉन 0, रैंक 2 होगा। अब इस पूरे मैट्रिक्स का रैंक चेक करो, इसको जरा मैं छोड़ता हूँ, देखिए इसको भी छोड़ता हूँ। अब देखिए इसको इधर पूरा मैट्रिक्स चेक करें, इसको ये रो नॉन 0, ये रो नॉन 0, ये भी नॉन 0, तो इसका रैंक 3 नहीं होगा। रैंक बराबर नहीं है तो इसका सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होगा। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? एक और एग्जांपल देता हूँ, एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखता हूँ 5 0 0 1 0 0 0 3 3 5 1। देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? ये बात गौर से सुननी है। ए का रैंक कितना है? 3, यहाँ पे कोई वैल्यू कर दें, 3 रैंक है। अब पूरे मैट्रिक्स का रैंक देखें, इस पूरे मैट्रिक्स का 1 2 तीनों रोज नॉन 0 है। इसका क्या मतलब है? इसका सॉल्यूशन यूनिक होगा। तो समझ आ गई आपने रैंक से सॉल्यूशन कैसे बताना है। ये यूईटी के टेस्ट में 2 बार क्वेश्चन आया हुआ थे। तो इसका सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होगा। क्यों नो सॉल्यूशन होगा? दोबारा सुन लो, ए का रैंक बनता है 2,
पूरे मैट्रिक्स का रैंक बनता है 3, तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो नो सोल्यूशन होगा। लें जी स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 हमारा कंप्लीट हुआ है। कल हम इसकी इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। आपने इस पूरे चैप्टर को सॉल्व कर लेना है और सिर्फ लेक्चर प्रिपेयर कर लें, दिस इज मोर देन इनफ। अगर आप लेक्चर प्रिपेयर पूरा कर लेते, लिख लेते पूरे लेक्चर को, तो आप यूईटी में इसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं आपको ये बात बड़ी गारंटी से कहता हूँ, पूरा लेक्चर आप सॉल्व करें, पूरा लेक्चर तैयार करें, पेपर इसी से रिलेटेड होगा, इसी से रिलेटेड। आपने इसको अच्छी तरह से लेक्चर को देख लेना है। मैंने अपने 10 साल के एंट्री टेस्ट पढ़ाते हुए मुझे हो गए हैं मैंने यही सीखा है कि जो लेक्चर्स होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इस वजह से आपने इस लेक्चर को ज़रूर देखना है। इंशाल्लाह ताला हम कल इसकी डिस्कशन करेंगे और इसका टेस्ट आपने सॉल्व करना है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।